देखिए आज का हमारा जो विशिष्ट जो टॉपिक है वो है संधारित्र। फैन बंद कर दो। संधारित्र। अभी तक हमने देखा कि किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं, ठीक है ना। किसी भी चालक को हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो आवेश देने से उस चालक का क्या बढ़ता है। अगर ये चालक है, इस चालक को अगर हम आवेश देंगे तो आवेश देने से इसका क्या बढ़ रहा था, पोटेंशियल। क्या बढ़ रहा था, विभव। ठीक है जी। तो अब क्या कर रहा था कि ये विभव किस पे प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या करता है। तो जैसे क्षेत्रफल, अगर हम चालक का क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो विभव का मान कम हो जाता है। चालक के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो अगर हमको उसको ज्यादा विभव देना है, ठीक है, आवेश ज्यादा अगर उसको देना है तो हमको क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ऐसी कोई युक्ति है, ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको हम बिना बढ़ाए हम विभव का मान को क्या कर सके, बढ़ा सके। क्षेत्रफल बढ़ेगा तभी विभव बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो विभव कम हो जा रहे हैं, तो उसमें और विभव बढ़ाई जा सकती है। फिर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो फिर और विभव दे सकते हैं। क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं जी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये छोटा सा है और ये बड़ा है। अगर मैं इसको आवेश दूंगा और इसे आवेश दूंगा तो इसमें से दोनों में से ये ए है ये बी है, किसमें आवेश ज्यादा जाएगा, किसमें आवेश ज्यादा जा सकते हैं, इसमें। तो इसका जो विभव होगा वो क्या होंगे, विभव कम हो जाएगा यहां, और यहां में विभव। इससे समझना, मैं इसे अगर 5 लीटर पानी दे रहा हूं, इसमें 5 लीटर पानी दे रहा हूं और इसकी कैपेसिटी भी 5 लीटर है, और ये 20 लीटर का कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर का। तो इसको भी मैं 5 लीटर दूंगा पानी। इसमें 5 लीटर डाला, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर डाला, ये फुल हो गया। इसमें 5 लीटर डाला तो इसको 15 लीटर और डाली जा सकती है, क्योंकि इसका आकार क्या है, बड़ा है। तो इसका बड़ा है तो इसमें हम 5 में 5 डाल दिए, इसका विभव फुल हो गया। इसकी विभव का मात्रक कितना था, 5। इसके विभव का मात्रक कितना है, 20, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। तो यहां पर विभव फुल है, यहां पर विभव कम है। ठीक है जी। मतलब क्षेत्रफल बढ़ता है तो विभव का मान क्या हो जाता है, कम। मतलब उसमें और विभव दिया जा सकता है। ठीक है, अब आ गया ना क्लियर दीपिका। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसी युक्ति है हमारे पास कि हम क्षेत्रफल को बिना बढ़ाए उसके हम विभव का मान को बढ़ा सकते हैं। तो उस युक्ति का नाम क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर। क्या है उसका नाम, कैपेसिटर। क्या नाम है, कैपेसिटर, या उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, और हिंदी में संधारित्र। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अभी हमने चालक देखा, एक चालक 5 लीटर पकड़ रहा था तो उसकी धारिता कितनी थी, 5। एक 20 पकड़ रहा था तो उसकी धारिता कितनी थी, 20, है ना। तो उस स्थिति पर क्या कह रहा है कि धारिता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ए जो है उसका आकार छोटा था तो बी का आकार बड़ा किए। तो क्या ऐसा कुछ हमारे पास युक्ति है जिससे हम बिना उसके आकार या आयतन को बढ़ाए हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र। अब देखिए उसकी सिद्धांत वो कैसा काम करता है ना, उसका काम करने का कारण क्या है, कैसे में उसका बढ़ जाता है संधारित्र का। माना ए एक पृथककृत चालक प्लेट है। कैसा प्लेट है, पृथककृत चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया है। ये देख लो, ये धन आवेश दिया गया है। इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक प्लेट भी रखी गई, ये प्लेट भी रखा गया है। तो प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पर आवेश ऋण हो जाता है और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देख लो ये क्या है, इस प्लेट को क्या आवेश दिया गया, जैसे मान लीजिए इस प्लेट को हमने क्या आवेश दिया, प्लस क्यू। इस प्लेट को क्या आवेश दिया, प्लस क्यू। इसके पास में एक दूसरा प्लेट रखी गई है
तो इस धन के कारण इसके अंदर में कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश प्रेरण के द्वारा। और इसके बाह्य पृष्ठ में क्या आ जाएगा? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं ये जो बाहर दिया गया इसको क्या कर दूं? पृथ्वीकृत। क्या कर दूं? पृथ्वीकृत कर दूं, या पृथ्वी से जोड़ दूं। किससे जोड़ दूं इसको? ये पृथक्कृत कर दूं, पृथ्वी से जोड़ दूं। तो जैसे ही जोड़ूंगा तो इसमें क्या आ गया? धन। इसमें क्या आ गया? ऋण। अब एक चालक की भांति व्यवहार करेगा ये, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? संधारित्र। क्या कहा जाता है ये? संधारित्र। देखिए आगे, और प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। प्रेरित ऋण आवेश, ये प्रेरित ऋण आवेश है। ये ऋण आवेश धन आवेश को क्या करते हैं? इसके विभव का मान को कम करेगा। कम करेगा तो इसको और आवेश दिया जा सकता है, ठीक है। प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु ऋण आवेश ए के अधिक निकट है। किंतु ऋण आवेश ए के अधिक निकट है। ये जो ऋण आवेश है ये इस धन के एकदम निकट हैं, तो निकट हैं, अतः उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक ए का विभव कम हो जाता है। इस प्रकार C बराबर Q बटा क्या हो जाता है? V। C बराबर Q बटा क्या है? V। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, हमारे पास ये है C अनुक्रमानुपाती V, ठीक है। सॉरी, हम क्या दे रहे हैं? आवेश। क्या दे रहे हैं? आवेश। किसी भी चालक को आवेश देंगे तो क्या बढ़ेगा? उसका विभव। ये पढ़े हैं ना, किसी भी चालक को जितना आवेश देते जाएंगे उसके विभव का मान क्या होता जाएगा? उतना बढ़ता जाएगा। तो आवेश विभव के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब अगर हमको इसे हटाने हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं ना। तो यही जो कांस्टेंट लगा है, ये जो C है, इस C को क्या बोलते हैं? धारिता या कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना। यही C। तो C बराबर क्या लिखोगे जी? C बराबर क्या लिख सकते हो? Q बटा V, ठीक है। अब देखिए, C बराबर Q बटा V दिया है, तो इस स्थिति पे यहां पर क्या लिखा है? प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु ऋण आवेश ए के अधिक निकट है, अतः उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक ए का विभव क्या हो जाते हैं? कम। इस ए का विभव का मान क्या हो जाता है? कम। तो यहां पर देखिए, विभव कम होगा तो क्या बढ़ेगा? V का मान कम होगा तो क्या बढ़ेगा जी? धारिता बढ़ जाएगा ना। विभव का मान कम होगा तो धारिता क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस पे आगे देखिए कहता है कि B का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। मतलब पृथ्वी से कर दिया जाता है कहने का मतलब क्या है? इसको देखो, जमीन से जोड़ दिया गया, और पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। अगर हम उसमें धन को जोड़ेंगे, ठीक है, धन को अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये कैसा व्यवहार करेगा? पृथ्वी ऋण जैसा व्यवहार करेगा। और ऋण को अगर जोड़ देंगे तो ये कैसा व्यवहार करेगा? पॉजिटिव की तरह, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है ना। इसे हम शून्य मान करके चलते हैं। तो ये समझ में आ गया संधारित्र, ठीक है जी। देखिए दिया गया है, किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस संयोजन को या इस समायोजन को ही क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। हमने देखा एक चालक हमारे पास में प्लेट A है, एक दूसरा चालक हमारे पास में प्लेट B है। जब हम इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो प्लस Q आवेश देने से इस चालक का
प्लस क्यू आवेश देने से इसके समीप में प्लस आवेश आ जाता है और प्रेरण होकर के किसके द्वारा, प्रेरण इंडक्शन, प्रेरण द्वारा इस प्लेट बी में ऋण आवेश आ जाता है और इसके बाह्य पृष्ठ में क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इस तरह से पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये सारे धन आवेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो प्लेट ए में एक सिरे पे धन आवेश, एक सिरे में क्या जाता है, ऋण आवेश, और इस ऋण आवेश इसके इतने करीब होते हैं कि इसके विभव का मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे और आवेश दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बढ़ जा रहा है, धारिता। धारिता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा C बराबर क्या होता है, Q बटा V। इस ऋण आवेश के कारण इस धन आवेश का प्रभाव को कम करता है, इसके विभव का मान कम हो जाता है, और विभव का मान कम हो जाएगा तो इस प्लेट का धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही क्या कह रहा है, संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आ गया संधारित्र का सिद्धांत, आ गया ना। आगे देखिए, संधारित्र को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये देख लो, ए और बी को संधारित्र प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य वायु हो सकती है या विद्युत रोधी जैसे अभ्रक, मोम, कागज, तेल, कांच इत्यादि रखी जा सकती है। स्थिर धारिता का संधारित्र को ऐसे करते हैं, और परिवर्ती धारिता, जिस धारिता का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये वाला सिंबल आएगा। एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक है जी, एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो ये पूछ सकता है कि ये क्या दिखाता है, ये क्या है, इससे क्या समझते हैं या इससे क्या समझते हैं। तो अगर धारिता का मान स्थिर है, तो धारिता का मान स्थिर है तो क्या ये वाला सिंबल आएगा, और अगर धारा का मान कम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, इसको पढ़ना, मैं ये बता रहा हूं। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता में देखिए कहता है, मान लो संधारित्र के प्लेट ए को प्लस की आवेश देने पर उसके विभव V1 हो जाता है, तथा प्लेट बी में ऋण आवेश प्रेरित होने के कारण उसका विभव V2 हो जाता है। तो ए और बी के बीच विभवांतर V1 माइनस V2। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2। अर्थात संधारित्र की धारिता उसके आवेश एवं दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का अनुपात होती है। अगर हम देखें तो V1 और V2 में 1 वोल्ट का अंतर आता है, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q। किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो पृथककृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इकाई वृद्धि कर दे। कहने का मतलब यह है, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, कि अगर हम कह दें एक प्लेट है हमारा कौन सा, A, एक दूसरा प्लेट है कौन सा हमारा, प्लेट B। ठीक है, इस प्लेट को हमने कौन सा आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश। जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया तो ये आवेशित हुआ। ठीक है जी, तो इसके विभव का मान को क्या मान लिया, V1। इससे प्रेरित होकर के इसके समीप में कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया, तो इसका विभव का मान क्या हो जाएगा, V2। तो विभवांतर क्या आएंगे, V1 माइनस, ये क्या होगा, विभवांतर। तो C बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, Q बटा V1 माइनस V2। और यहां से अगर एकांक आवेश की वृद्धि हुई या एकांक विभव की वृद्धि हुई, तो एकांक वृद्धि हुई तो हम V1 माइनस V2 बराबर क्या लिखेंगे, 1, 1 लिखेंगे। तो इसमें मान को रखूंगा तो C बराबर क्या मिलेगा मुझको, C बराबर Q। C क्या है, Q क्या है, आवेश। ठीक है, तो यहां से हम ये परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा को लिखी जा सकती है। अब देखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक किससे किससे प्रभावित हो सकता है। तो किससे किससे प्रभावित हो सकता है, तो पहले ये बताइए, ये एक चालक है, ये एक दूसरा चालक है। ठीक है, ये A है, ये क्या है, B। इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, अब बताइए, पहला, अगर क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, किसका क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, प्लेट का। तो प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ते ही
क्या बढ़ जाएगी इसका, क्या बढ़ जाएगी, सी अनुक्रमानुपाती ए, मतलब जैसे ही उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को मैं क्या मान लूं, डी, तो इसको जितना पास लाऊंगा, जितना पास लाऊंगा धारिता का मान उतना बढ़ जाएगा। ठीक है जी, दूर ले जाऊंगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए सी व्युत्क्रमानुपाती होता है डी, पास आएगा धारिता का मान बढ़ गया, दूर जाएगा धारिता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो दिया गया है, तीसरा, अगर कोई माध्यम रख दिया जाए, इन दोनों के बीच में क्या रख दिया जाए, माध्यम रख देंगे, तो माध्यम रखने पर भी इसका धारिता का मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हमको धारिता का मान को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ा दो, या उसके मध्य क्या लगा दो, विभवांतर, ये परावैद्युतांक क्या लगा दो, परावैद्युतांक, कोई एक माध्यम डाल दो, किसके, इन दोनों के बीच में कोई माध्यम डाल दोगे तो भी इसके धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, धारिता का मान कब घटेगा, दोनों प्लेटों की दूरी को क्या कर दो, बढ़ा दो। धारिता का मान बढ़ाना है तो क्या करो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को पास ले आओ। ये तीन इफेक्ट है, समझ में आ गया तीनों। ओके, आगे देखो, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आपके चैप्टर में समांतर प्लेट संधारित्र है और गोली संधारित्र है, ये नहीं है। ठीक है, इसको पहले पुराने जो पैटर्न में हम लोग पढ़ते थे उस समय ये था, तो हमको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या को पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ना है। इसे थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या लिखा है। मैं कई बार इस बात को बताता भी हूं, लिखने की आइडिया होनी चाहिए। ये देखो, ये क्या है, इसको क्या मानोगे, प्लेट, क्या है ये, प्लेट, क्या है ये, कौन सा प्लेट है, प्लेट ए, कौन सा प्लेट है, प्लेट ए। ये कौन सा प्लेट है, प्लेट बी। तो ये सीधा लंबा है ना, तो हम इसको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व कितना होता है, एक होता है लंब, लंबाई का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है ना, लैम्डा बराबर क्या लिखते हो, क्यू बटा एल, ये पहला है। और क्षेत्रफल के बारे में क्या लिखते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा बराबर क्या लिखते हो, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। अगर ये प्लेट है तो ये क्षेत्रफल होगा, प्लेट है तो क्या होगा, क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, सिग्मा, क्या होगा, सिग्मा, कौन सा सिग्मा, धन। और प्रेरित यहां पर ऋण हो रहा है तो इसका पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, धन से किधर जाता है, ऋण की ओर, धन से किधर जाएगा, ऋण की ओर जाता है। ठीक है, यहां देखो ये मुड़ा हुआ, ये कैसा है, यहां मुड़ा हुआ है, इसको भी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। यहां मध्य में प्लेट जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा है, तो समांतर है, प्लेट क्षेत्र की दिशा कैसा है, समांतर है। और यहां पर क्या हो जाता है, ये वक्र के अनुसार मुड़ जाता है, क्योंकि वक्री होता है। हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है ना, विद्युत बल रेखा, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो ऐसा निकलेगा, इस तरह से कर्व के रूप ले लेगा। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, कितनी है। तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, माना कि हमारे पास दो समांतर प्लेट हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, दोनों को समांतर रखी गई हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल या दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। प्लेट ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व धन सिग्मा है, प्लेट बी के पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं
तो प्लेट ए के चारों तरफ धन आवेश आ जाती है। चूंकि प्लेट बी इसके निकट में बसी हुई है, इसलिए इसमें प्रेरण के द्वारा प्लेट के अंदर भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ में धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। चूंकि प्लेट बी को हम पृथ्वी से जोड़ रखे हैं, इसलिए प्लेट के बाह्य पृष्ठ के जो धन आवेश हैं वो कहां चले जाते हैं? पृथ्वी में चले जाते हैं। अतः प्लेट बी पर सिर्फ कौन सा आवेश रह जाता है? माइनस आवेश रह जाती हैं और इस तरह से यह एक कैसा व्यवहार करता है? समांतर प्लेट संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसी को देखो जो मैंने अभी बताया वैसे ही यहां पर लिखा गया है। ये देखो क्या लिखा है, इसमें धातु की दो वृत्ताकार या आयताकार प्लेट होती है जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी होती है। तो कुछ दूरी, तो कितनी दूरी? d दूरी पर रखी गई है। इनमें से एक पृथककृत होता है, मतलब पृथ्वी से जोड़ा होता है। किस प्लेट को पृथ्वी से जोड़े हैं हमने? बी प्लेट को जोड़े हैं, तथा दूसरे का संबंध पृथ्वी से होती है। इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक डाल सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारिता अगर परावैद्युतांक को डालते हैं, कोई माध्यम डालेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में क्या डालेंगे? माध्यम डालेंगे, तो धारिता का मान बढ़ जाता है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच में अभ्रक, मोम, कागज इत्यादि को क्या किया जा सकता है? भरा जा सकता है। समझ में आ गया ये? अभी इसमें आवेश दिया गया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है अभी हम प्लेट ए पे अब आवेश देंगे। तो देखिए चित्र के नीचे दिया गया है, मान लो ए और बी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? a। प्लेट ए को क्या दिया जा रहा है? प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। तो प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर क्या जाएगा और दूरवर्ती प्लेट पे क्या जाएगा? प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। और इस तरह से चूंकि बी पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी से जोड़ा गया है प्लेट बी को, तो बाहर जो प्लस क्यू आवेश है वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी पर चला जाएगा। इस प्रकार प्लेट बी पर कौन से आवेश रह जाएंगे? माइनस क्यू आवेश रह जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के कहां जाती है? ये विद्युत बल रेखा में हमने पढ़ा था। अतः प्लेटों के परस्पर समांतर होने के कारण, परस्पर क्या होने के कारण? समांतर होने के कारण उनके मध्य क्षेत्र रेखाएं किनारों को छोड़कर परस्पर क्या होती है? समांतर। सीधा गया है ना, और उसके किनारे पे क्या हुए हैं? मुड़ा हुआ है। तो स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो बता रहा आगे, यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो प्लेट बी पर आवेश का घनत्व क्या होगा? ये भी हमने देख लिया, चित्र में दिया हुआ है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ते हैं? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बटा क्या होगा? विद्युतशीलता। ठीक है, सिग्मा बराबर Q बटा A। ये कहां से आया? सिग्मा बराबर Q बटा A, ये कहां से आया? पृष्ठीय आवेश घनत्व। कहां से आया? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब हमारा ये जो सिग्मा दिया है, इस सिग्मा के जगह में क्या करना है? मान को रखेंगे तो ये हमारा मान आएगा। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लो। विद्युत क्षेत्र जो दिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या मिला? सिग्मा बटा क्या हुआ? एप्सिलॉन 0। और सिग्मा का मान हम जानते हैं, स्टार्टिंग में भी लिखाया था। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा में रखेंगे तो Q हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A, ये आएगा। ठीक है, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर होती है। ठीक है, आगे देखिए ये जो दिया गया है, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र स्थानीकृत हो जाता है तथा प्लेट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान होता है।
तथा परिमित क्षेत्रफल की प्लेट की बाह्य सीमा पर यह लागू नहीं होता है, इसलिए प्लेटों के सिरों पर क्षेत्र बाहर क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये थोड़ा सा ये दिया गया है, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होती है, स्थानीकृत हो जाता है तथा प्लेट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान होता है। जैसे यहाँ पर देखा ये धन दिया गया है, ये ऋण दिया है, तो ये सीधा इस तरह से विद्युत क्षेत्र जाती है, ठीक है। तथा परिमित क्षेत्रफल की प्लेटों की बाह्य सीमा पर यह लागू नहीं होता। बाह्य सीमा कौन है, ये बाह्य सीमा है, इस बाह्य सीमा पर ऐसा लागू नहीं होता है, इसलिए प्लेटों के सिरों पर क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा मुड़ जाता है, कह रहा है इस तरह से मुड़ जाता है। तो कभी परीक्षा में 2 नंबर का पूछ दिया कि दोनों प्लेटों के बाह्य सिरे पर ये रेखाएं क्यों मुड़ जाती है, तो आप इस आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, उपांग किसे कहते हैं या क्षेत्र का उपांग किसे कहते हैं बताइए, तो आप इसे बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा। आगे देखिए अब क्या कहता है, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच विभवांतर भी है, तो एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किस आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ये जो प्लेट है एक तरफ की क्या है धन, एक तरफ क्या है ऋण है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, तो एकांक धन आवेश को बी से कहां लाना है, बी से कहां लाना है, इस बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, तो इसमें से इसमें किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है जी, बल गुणित विस्थापन। बल क्या है, तीव्रता, तीव्रता गुणित क्या हो जाएगा, विस्थापन, और कार्य क्या होगा, विभव। कार्य को क्या मानेंगे, विभव, तो विभव बराबर E इंटू क्या हो जाएगा, D, और E का मान हमने कितना निकाला था, E का मान हमने अभी कितना निकाला है, E का मान निकाला है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। तो आपका E का मान यहां पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, V बराबर क्या मिलेगा, D ऊपर जा रहा है तो सिग्मा D और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और A, ये देखो, ठीक है। क्या मिला, सिग्मा D अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या दिया है, V इक्वल टू क्यू डी अपान एप्सिलॉन A, या हम संधारित्र अगर C हो तो C बराबर Q बटा V, C बराबर क्या है Q बटा V, तो C बराबर Q बटा, इस फॉर्म को रखेंगे, इसमें आएगा, चलिए देखिए हमारे पास क्या था, एक प्लेट A, एक दूसरा प्लेट क्या था B, इसका क्या था माइनस सिग्मा, इसका क्या था प्लस सिग्मा, इसको क्या आवेश दिया गया प्लस Q, अरे यार, प्लस Q आवेश दिया गया, तो इसमें क्या आया प्लस, और इसके पास क्या आया माइनस, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन से ऋण की ओर होती है, ऐसा होगा, और इसमें कर्व में ऐसा मुड़ा हुआ था। क्लियर, यहां तक हो गया था, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, चूंकि सिग्मा बराबर क्या था हमारा Q बटा A, तो E बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर रखेंगे तो Q, ठीक है, बड़ा Q दिए हैं तो इसको बड़ा Q बनाया जा सकता है, Q और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। अब हमने क्या देखा, कार्य, हमने कार्य किया ना, कार्य कैसा किया, तो इस एकांक आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया
कार्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे बल और क्या लगाएंगे, विस्थापन। कितना विस्थापन किया, बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और विस्थापन कितना किया, इन दोनों के बीच की दूरी d था ना, तो d दूरी तक ले गया। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, Q अपान क्या है, एप्सिलॉन 0 a इंटू कितना हुआ, d। कितना हुआ, d। अब आगे देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, चूंकि C बराबर संधारित्र बराबर क्या पढ़े हमने, संधारित्र बराबर क्या पढ़े हैं, Q अपान V, और ये कार्य क्या है, V है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर की Q ऊपर में रहेगा, V का मान कितना लिखेंगे, Q D बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A। Q और Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो C बराबर क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा ना, ये वाला क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, D। ठीक है, यही क्या है, समांतर प्लेट का संधारित्र का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है ये, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D। एप्सिलॉन 0 A बटा D, ये हमको लाने के लिए हम इस तरह के मैथ से गुजर करके आए हैं। किसी को पूछना है, समझ में आया कि नहीं, आ गया, प्रदीप आया, दीपिक, ये अदिति आया, बुक में जो दिया है उसको पढ़ाया, प्लस हमने बुक में क्या क्या सीखा उसको हमने देखा यहाँ पर, इतने चीजें से हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है क्या क्या मिला, तो हमने देखा C बराबर हमको मिला है, क्या मिला है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा क्या मिला है, D। इसका मान जानते हैं हमारा कितना होता है, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर हम लंबाई गुणित चौड़ाई देखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर करें, दूरी को दोनों के बीच का 1 मिलीमीटर कर दें, ठीक है, या 1 मिलीमीटर हो गया, और C का मान अगर हम देखेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। ठीक है, इसको याद रखना ना, रट्टा मार लेना, एप्सिलॉन 0 बराबर इतना होता है, गुणित 1 मीटर स्क्वायर बटा 10 के घात -3, क्योंकि ये क्या दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो कितना आ जाएंगे जी, 8.8 मीटर 85 इंटू 10⁻⁹ फैराड। क्या होगा, फैराड। ये फैराड क्या है, फैराड क्या है, धारिता का एसआई मात्रक। फैराड क्या है, धारिता का एसआई मात्रक। ठीक है, अर्थात 1 फैराड विद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, अतः सामान्यतः माइक्रो फैराड या अन्य छोटे मात्रक का व्यवहारिक मात्रक है। यदि हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें, 1 फैराड व्यवहार धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, क्या हम पृथ्वी को 1 फैराड विद्युत धारिता दे सकते हैं, ठीक है, क्या पृथ्वी के जो धारिता है वो 1 फैराड है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी को हम 1 फैराड धारिता नहीं दे सकते, तो फैराड क्या है, बहुत बड़ी मात्रक है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। यहां पर आपने यहां पर क्या देखा, तो यहां आपने देखा कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, अगर हमारे पास में प्लेट है, कितना प्लेट है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा हमारे पास में प्लेट है, और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर है, तो वो कितना फैराड होगा, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ फैराड। मतलब क्या है, देखिए ये कह रहा है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ फैराड। कहने का मतलब है ये जो है ये कब बढ़ता है कब घटता है, अगर इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो इसमें प्लस लगेगा, तो कितने घर ये इधर जाएगा, 9 घर, कितने घर, 9 घर,
कैसे जाएगा ये बता रहा हूं जी। 8.85 अपान कितना हो जाएगा 10⁹ होगा ना, होगा। तो हम जानते हैं कि अगर मैं लिख दूं 1/10 लिखूं तो इसका मतलब हो जाता 0.1 लिखते हैं। तो ये दशमलव किधर चला गया, इधर गया ना, इधर गया। तो इसी तरह से इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना फैरड, इतना फैरड होगा किसका, अगर 1 मीटर लंबा है 1 मीटर चौड़ा है और इस तरह से अगर हमारे पास में दो प्लेट हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को 1 मिलीमीटर कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत धारिता होगी वो विद्युत धारिता कितना होगा, तो वो विद्युत धारिता इतना होगा। क्लियर, तो नहीं के बराबर है, ठीक है जी। इसलिए फैराड जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उस आधार पर ये आपको देखिए दी गई है समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट की लंबाई 34 किलोमीटर तथा लंबाई कितना 34 किलोमीटर और चौड़ाई कितना 34 किलोमीटर हो, जो कि व्यवहारिक नहीं है, अतः 1 फैराड संधारित्र का बहुत बड़ा मात्रक होता है। आगे इसका जो एक मैथ्स होगा वो मैथ्स आप लोगों को बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूं। शायद इसमें नहीं दिया लगता है। हम पृथ्वी को 1 फैराड नहीं दे सकते, क्या क्या नहीं दे सकते, हम पृथ्वी को 1 फैराड विद्युत धारिता नहीं दे सकते, ठीक है जी। उसका मैं मैथ्स में आप लोगों को बताऊंगा, कल उस पर चर्चा करेंगे। हमारा यहां पर देखिए ये जो दिया गया है संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निर्भर करता है। तो क्या क्या दिया है, परावैद्युतांक है और क्या है क्षेत्रफल है और क्या है, तो ये तो मैं अभी बता दिया था इसके बारे में, ठीक है ओके। और आगे जो जानने योग्य है संधारित्र की विद्युत धारिता पर परावैद्युतों का प्रभाव समायोजन, एक मैथ्स हमारा छूट रहा है। आपको परीक्षा में जब आएगा ना तो दो तरह से आएंगे परीक्षा में, एक आएगा ये समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, इसमें ये वायु, ये जो है इनके बीच में क्या है वायु है, ठीक है। क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके पूछते रहता है। अगर इस समांतर प्लेट संधारित्र में टी मोटाई की हम क्या रख दें, टी मोटाई का, हाँ इसमें उसको मेरे ख्याल से नई बुक है इसलिए नई बुक में उसको हटा दिया लगता है, कि हमारे पास दो प्लेट हैं ए और बी, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर टी मोटाई का हम क्या रख दें परावैद्युतांक, ठीक है। तो टी मोटाई की परावैद्युतांक रख देंगे। इस परावैद्युतांक को रखने के बाद इसमें विद्युत धारिता का मान कितना होगा यह हमको निकालना होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है डी, तो यहां कितना बच गया डी माइनस टी, यहां कितना बच गया डी माइनस टी। इसको आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ए और बी के बीच में टी मोटाई का अगर कोई परावैद्युतांक रख दे तो रखने से उसकी विद्युत धारिता क्या होगी आप लोग बना करके लाना, ठीक है ओके। सरल है, नहीं समझ में आएगा तो कल इसको पूछना, बताएंगे इसके बारे में। संधारित्र को कैसे जोड़ा जाए ये देखो, संधारित्र का क्या है संयोजन। हम प्रतिरोध पढ़े थे ना, तो प्रतिरोध में क्या पढ़ा था, प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, 10वीं कक्षा में हमने देखा था प्रतिरोध के बारे में, हम आगे इसके बारे में भी देखेंगे। तो संधारित्र अगर ये हमारा दिया गया है, ये ए है, ये क्या है बी, इसको प्लस दिए तो इसमें क्या गया माइनस, एक और ले आए, ये प्लेट हमने इसको जोड़ दिया सी, इसको जोड़ दिया सी, तो इसमें आ जाएगा कौन सा प्लस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, ये हो गया डी, डी को फिर जोड़ दिया किसमें ई, फिर यहां से जोड़ दिया ये है आपका एफ, एफ के समीप क्या जाएगा माइनस, इसको जोड़ दिया एफ को किससे जी, ठीक है। तो जी एच में क्या आ जाएगा इसके निकट क्या जाएगा माइनस, इसको किससे जोड़ दिया पृथ्वी से। तो अब देखिए कितने प्लेट जुड़ गए जी, एक ये आपका हो गया
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं ना। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का ये वाला सूत्र होगा। ये क्या दिया है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे जुड़ी हुई गणित पूछता है, ध्यान रखना। और अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में कैसा जुड़ेगा? तो ये है आपका समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इस तरह से जुड़ेंगे और इसका सूत्र कैसा आएगा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसा आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से आएंगे, अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। अच्छा, इसे मैं इसलिए सीधे डायरेक्ट सूत्र को बता रहा हूं क्योंकि यहां देखिए, ये जो दिया गया है, यहां बताइए A और B के बीच में हमको क्या निकालना है? धारिता। A और B के बीच में धारिता निकालना है। तो ये दोनों किसमें जुड़े हैं जी? ये दोनों जल्दी बताओ, किसमें जुड़ा है? ये दोनों समांतर है ना? किसमें जुड़े हैं? तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? समांतर। कौन सा सूत्र लगेगा? समांतर। तो समांतर का सूत्र लगेगा। तो समांतर का सूत्र क्या कहता है? समांतर का सूत्र क्या कहता है? जल्दी बताओ, समांतर का सूत्र क्या कहता है? C1 प्लस C2। तो 1.5 प्लस क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। देखिए फैरड बहुत बड़ा है, इसलिए हम किसमें ले लिए हैं? माइक्रो में। अब क्या हो जाएगा? ये जुड़ गया, जुड़ करके यह कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरड। अब इसको भूल जाओ ना। तो ये किसमें हो गया? श्रेणी क्रम में। किसमें हो गया? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में, अच्छा ये P होगा तो पैरेलल होगा, ये CS होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे? 3 माइक्रोफैरड, या सीधे सीधे मैं लिख देता हूं 3 प्लस 3 प्लस 3। किसमें आएगा? ये वाला ना, 1/3 धन 1/3 धन 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/3। कितना हो गया? 1 माइक्रोकुलाम। कितना होगा? सॉरी, माइक्रोफैरड। एक इतना। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 माइक्रोफैरड। ये आपको ऐसे ही दिमाग में तुरंत ला करके इसको बनाना होता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया ना? थोड़ा बहुत आया, बाकी हम आराम से इसको समझ सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो, ये क्या होगा? यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा है ना। तो 1 2 3 किससे जुड़ा है? श्रेणी क्रम। इसको पकड़ करके खींचूंगा तो किसमें चला जाएगा? श्रेणी क्रम में जाएगा ना। तो श्रेणी क्रम में जाएगा तो CS क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड। और ये फिर उसके बाद में किसमें चला जाएगा? समांतर में ना। ऐसा समांतर में आ जाएगा। तो समांतर में कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड। तो समांतर के लिए क्या आता है सूत्र? C1 प्लस C2। 3 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो बराबर कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा है दीपिका? आ रहा है ना? एक का आंसर हमने क्या निकाला? एक का आंसर क्या निकाला? 1 माइक्रोफैरड। और एक का क्या निकाला हमने? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, पहला और दूसरा। देखते हैं इसका आंसर कहां पर है। आंसर, पहला का आंसर कितना आया? देखो कितना आया? 1 माइक्रोफैरड ना। दूसरा का कितना आया? 4 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया सूत्र? समझ आया ना? ये गणित पूछता है। और ध्यान रखना, आप नीट जेई की तैयारी करोगे तो नीट और जेई में भी इसको क्वेश्चंस को पूछते हैं। ये देखो 3 नंबर का, जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चंस दिया है ये ऐसा है। चित्र को ध्यान देखो, सरल लग रहा है, ये सरल नहीं है ना। ये जो चित्र है, इस चित्र को जब बनाओगे तो ऐसा बनेगा। कहां गया? ऐसा बनेगा। कैसा जुड़ा है ये? किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम में। किसमें जुड़ा है? तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3। रख दिया। कुछ है क्या इसमें? और 3 नंबर में आएगा।
मतलब गिफ्ट है समझो, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक गिफ्ट के रूप में होगा। ये देखो चित्र, ये थोड़ा सा अटपटा है, ये चित्र अटपटा है, इस चित्र को ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसमें दो क्या है, समांतर क्रम में है, और दो क्या है, श्रेणी क्रम में होगा। तो ये ऐसा बनेगा, इसको हल करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। इसको हल करके देखना, नहीं आएगा समझ में तो इसको बताएंगे फिर, ठीक है जी। सारी चीजें देखो दिया है, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना, मैथ्स को बनाते जाना। मैथ्स अगर नहीं बनता है तो फिर मेरा समझाना बेकार है। बाकी आवेश संधारित्र की ऊर्जा, इसे, ये मैथ्स है, इसे बताएंगे। ये लेसन फिर कंप्लीट है। बस यही सारी क्वेश्चंस को याद रखना। तथात्मक बोधात्मक प्रश्न है, इसको पढ़ना पूरा, ठीक है। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समांतर पट वायु संधारित्र के पट्टों के बीच की दूरी कम से कम रखी जाती है। क्यों कम से कम दूरी रखी जाए? तो धारिता का मान बढ़ाने के लिए, विभव का मान को कम करने के लिए। दो पट्टों के बीच की दूरी कम होने से उनके मध्य के बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, फलस्वरूप उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, एक समान। इसलिए उनके क्या करते हैं, पास में रखते हैं, ठीक है। रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है? इसको पूछा गया था परीक्षा में एक बार, 2023 या 24 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये परिवर्ती समांतर पट संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। क्या कारण है कि संधारित्र में किसी धातु को परावैद्युत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? धातु, मैं परावैद्युतांक के बारे में बात कर रहा था। अगर धातु रख देंगे तो क्या होगा, तो उसका भी आंसर आप इसमें दिया हुआ है, लिखना। क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? तो आंसर है नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो जिस तरह से पाठ इंपॉर्टेंट है, पाठ के बाद में आपका जो स्मरणीय बिंदु दिया रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और ये तथात्मक बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेसन में क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए कही जाती है, ठीक है। तो इस लेसन का भी आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, मैं इसे जोड़ने वाले को नहीं बता रहा हूं, और जो होमवर्क आपको दी गई है उन सारे होमवर्क को आप देखना। इस तरह के मैथ्स को आप बना करके देखना, ये आपका जुड़ी हुई है, इस तरह से कैसे जोड़ते हैं उसको आप देख लेना, ठीक ना। प्रभावित करने वाले कारक, और कभी कभी क्या होता है, ये वाला क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये जानने योग्य लिखा है, इसको छोड़ते हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछी जाती है, ठीक है जी। तो किसी को भी छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको जरूर पूछ लेना मुझसे, लेकिन छोड़ना नहीं, आपस में डिस्कस करना, और डिस्कस करने से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगी। चालक की विद्युत धारिता बढ़ाने पर उसमें अधिक मात्रा में विद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा संचित हो जाती है। ध्यान रहे कि किसी संधारित्र को एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लगातार आवेश देने पर उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता जाता है। एक निश्चित सीमा से अधिक विभवांतर होने पर उनके बीच के मध्य का रोधन, मतलब इंसुलेशन जो जुड़ा हुआ है, वो टूट जाता है और पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर विद्युत विसर्जन हो जाता है, मतलब वो संधारित्र के रूप में काम नहीं करता है। तो जो हमारा कंडेंसर है उड़ गया बोलते हैं ना, कैपेसिटर उड़ गया बोलते हैं, तो उसका यही रीजन है, ठीक है। कभी कभी पंखा जो है हमारा, नए कंडेंसर लगाए हैं, इसमें कैपेसिटर जो नया लगाएंगे कंडेंसर को, तो बड़ी तेजी से जलता है, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पंखा की गति कम हो जाता है ना। तो यही सब रीजन है। तो हम इस लेसन में मुख्य रूप से क्या पढ़े, कंडेंसर के बारे में क्या पढ़े, और कंडेंसर का सबसे बड़ा उपयोग जो हमारा होता है वो कौन सा है, पंखा। तो पंखा में हमारा कंडेंसर लगता है, तो आप दूसरा लेसन को क्यों पढ़ें, तो दूसरा लेसन को पढ़ने के लिए आपको कंडेंसर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पंखा कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा यहां तक नोट्स बनाना, और कल इसमें हम क्वेश्चंस आंसर पूछेंगे।